राधे राधे सभी को। तो दोस्तों आज अपना टॉपिक रहेगा भारत की वनस्पति। तो सबसे पहले अपने देख लेते हैं वनस्पति के प्रकार कितने हैं, कौन से हैं। देख लो, देखो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के 5 प्रकार है। देख लो, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इसको पतझड़ भी बोल देते हैं और मानसूनी भी बोल देते हैं। आगे देखो, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन तथा झाड़ियाँ, और इसको मरुस्थलीय वन भी बोल देते हैं क्योंकि ये मरुस्थल वाले एरिया में होते हैं। तो इसको उष्णकटिबंधीय वन तथा झाड़ियाँ या मरुस्थलीय वन भी बोल देते हैं। आगे देखो, पर्वतीय वन, इसको शंकुधारी भी बोल देते हैं, और मैग्रोव वन, और मैग्रोव वन को ग्रांड डेल्टाई ज्वारियाँ ये भी बोल देते हैं। और इधर देखें तो प्रशासनिक आधार पर वनों की देखें तो इनको 3 भागों में बांटा जा सकता है। देखो, आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। अगर अपने आरक्षित वन की बात करते हैं तो ये वन मतलब वो है जहाँ पर पशु चराई और लकड़ी काटने पर यानी कि पूर्ण सरकारी नियंत्रण होता है भाई इस वाड़े पे, आरक्षित वन पे। और अगर संरक्षित वन की बात करें तो ये वे वन है जहाँ पर पशु चराई और लकड़ी काटने पर सरकारी नियंत्रण के साथ साथ मतलब कुछ छूट दे दी जाती है, वो होते हैं संरक्षित वन। और अगर बात करते हैं अवर्गीकृत वन की तो ये वन मतलब ये वन जहाँ पर पशु चराई और लकड़ी काटने पर नियंत्रण नहीं होता है, ये अवर्गीकृत कहलाते हैं। तो दोस्तों एक बार मोटा मोटा यहाँ पर मैंने मानचित्र में यहाँ दर्शा रखे हैं, तो एक बार मोटा मोटा मानचित्र में देख लेते हैं, उसके बाद में अपने आगे करेंगे। और वन लाइनर ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट भी लेकर के आई हूँ मैं, सीधा का सीधा आपको समझ में आए, कम टाइम में अपना ज़्यादा हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर देखो, इधर वाले साइड में जो पिंक कलर में मैंने दे रखा है और ये बीच में मध्य, यानी थोड़ा सा मैंने बनाने में थोड़ा हुआ है, थोड़ा सा अगर बीच में आ जाता तो बिल्कुल सही रहता। यानी कि मध्य भारत और ये वाला जो इलाका है, ये वाला क्षेत्र है, इसमें बात करते हैं तो इसमें मरुस्थलीय कांटेदार वन पाए जाते हैं, यानी कि जो इसको मरुस्थलीय वन भी बोल देते हैं। अब इसमें कौन कौन से हैं देख लेते हैं। देखो, मध्य भारत में भी आ जाते हैं, प्रायद्वीपीय में इधर, और इधर अगर बात करते हैं तो कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले तो देखो, अपने बात कर रहे हैं मरुस्थलीय वन यानी कि मरुस्थलीय कांटेदार वन की। तो देखो, भारत के उन क्षेत्रों में होते हैं भाई, देखो जहां पर वर्षा की मात्रा नहीं अधिकतम यानी कि 50 सेंटीमीटर होती है, मतलब वहां पर ये चीज। अगर प्रमुख रूप से देखें तो देखो, ये पश्चिमी राजस्थान आ गया इधर, ये देखो पश्चिमी राजस्थान आ गया, और यहाँ पर पंजाब और हरियाणा, पंजाब हरियाणा इधर वाला इलाका देख लो कौन कौन सा, इधर गुजरात आ रहा है इस साइड में। तो देख लो, पश्चिम राजस्थान, पंजाब हरियाणा के कुछ भागों में, यानी कि कुछ भागों में, गुजरात तथा हॉकी स्टिक क्षेत्र भी आता है। हॉकी स्टिक क्षेत्र में जैसे तेलंगाना, पूर्वी कर्नाटक और मध्यवर्ती जो और महाराष्ट्र आ जाते हैं थोड़ा बहुत, एक ये भी देख लेना। और ये वन देख लो, अब जो मरुस्थलीय कांटेदार वन है, जो मरुस्थलीय वन है, ये देखो ये वो वन है, मतलब यहाँ पर बात करें तो इनकी वृक्षों का जो आकार होता है वो छोटा होगा, ठीक है ना, आकार तो छोटा होगा, और ऊंचाई ऊंचे मतलब कम होंगे, आकार में तो छोटे होंगे, ऊंचाई कम होगी इनकी, थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना छोटी छोटी चीजों को। और इनके जो इधर पाई जाती है मरुस्थलीय कांटेदार वन, जो मरुस्थलीय वन, अगर इनकी बात करें तो इनके तने आकार में बिल्कुल पतले होंगे, पतले से होंगे तने, और कमजोर भी होंगे, तिरछे भी होंगे थोड़े से, और इनकी जो शाखाएं होती है वो थोड़ी कमजोर भी होती है। अगर अब इनकी बात करें कि यहाँ पर कौन कौन से वृक्ष होते हैं, तो देखो मरुस्थलीय वन की बात कर रहे हैं, मरुस्थलीय कांटेदार वन की, देखो यहाँ पर पाए जा रहे हैं, और जो थोड़ा मध्य जो भारत है यहाँ पर देखो, यहाँ पर केर पाए जाएंगे, खेजड़ी आपने देखा होगा इधर पश्चिमी राजस्थान में, तो पंजाब हरियाणा और इनके कुछ भाग हो गए, गुजरात हो गए, इधर वाले साइड में पाए जाते हैं। तो केर आ गया, खेजड़ी, खेर, बबुल, सेवण घास भी आपको पता है पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, दामन घास, ये सारे इधर वाले इलाके में पाए जाते हैं। अब देख लेते हैं, देखो ये ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहा है ये वाला, और यहाँ पर थोड़ा सा ये कोरोमंडल तट वाला, और ये कोकण तट वाला। फिर बात करते हैं, देखो इधर वाले इलाके में आ गया, थोड़ा सा इधर आ गया है ना, जो कि मेघालय का पठार, यहाँ पर सदाबहार के वन पाए जाते हैं। देखो ये लिख रखे हैं मैंने कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन, इसका नाम देखो, इसको क्या क्या नाम से जाना जा सकता है, सदाबहार वन भी आ जाता है, उष्णकटिबंधीय सदा हरित वन भी बोला जा सकता है, अर्ध सदाहरित वन भी बोला जा सकता है। यहाँ पर अगर अपने बात करते हैं विशेषताओं, देखो यहाँ पर वर्षा की जो मात्रा होती है यहाँ पर 200 सेंटीमीटर तक होती है, ठीक है ना, जो सदाहरित वाले हैं, जो यानी कटिबंधीय सदा जो बहार है, जो अर्ध सदाबहार वन मान लो इसका नाम एक है, सदाबहार वन भी देख लो इसको बोल देते हैं। तो ये वन कहाँ पाए जाते हैं, देख लो ये वन वहाँ पाए जाते हैं, 200 सेंटीमीटर तक की वर्षांत होती है। और भारत के इन वनों का जो विस्तार है देखो कहाँ पर है, देखो वैसे लिख रखा है, कोकण तट हो गया, केनरा तट हो गया, मालाबार तट, कोरोमंडल तट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप यहाँ पर होता है। तो देख लो भी इस इलाके में, और यहाँ पर आ गया
और इस वाले इलाके में भी आ गया पश्चिमी तटीय मैदान आ गया, जो कोंकण तट, कोरोमंडल तट, यहाँ पर ये पाए जाते हैं। और यहाँ से ये एक क्वेश्चन बना हुआ है 2022 में कि भारत में इनका जो विस्तार है कहाँ पर है, इस सदाबहार वन से पूछ लिए गए, जो कि कोंकण तट, केंद्रा तट, मालाबार तट और कोरोमंडल तट जो कि शुष्क सदाबहार वन यहाँ पर पाए जाते हैं। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह आ गया, लक्षद्वीप आ गया, और भारत के जो कि उत्तर और पूर्वी में, ये देख लो भारत का जो उत्तर और यहाँ पर पूर्वी वाले इस इलाके में भी पाई जाती है। ये 2022 में सेकंड ग्रेड में पूछ लिया गया था क्वेश्चन। और अगर बात करें यहाँ पर वर्षा के मतलब जो वर्षा होती है, देखो यहाँ पर 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, तभी सदा हरे भरे रहते हैं। तो वर्षा की मात्रा की अधिक होने के कारण की पत्तियां होती है ना, वो क्या रहती है, वर्ष भर हरी बनी रहती है, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सदाबहार वन कहते हैं। और देखो वर्षा ज्यादा होती है ना, इस कारण इनका जो वृक्षों का विकास होता है वो ज्यादा होता है भाई, यहाँ पर जो वृक्ष घनत्व है वो ज्यादा पाया जाता है। और वैसे बात करें तो वृक्षों का जो विकास स्तर है वो 5 होता है, कि इन वृक्षों की जो ऊंचाई सामान्यतः बात करें तो 45 मीटर हो जाती है, कि इनके जो वृक्ष होते हैं, इन वृक्षों के जो तने होते हैं ना वो बिल्कुल सीधे होंगे और लंबे होंगे, और मतलब तने ज्यादातर मतलब अत्यधिक कठोर भी होते हैं। उनके बताए थे ना मैंने, बिल्कुल ही ऐसे नाजुक से होते हैं ना, कि अगर अपने मान के चलें कि कमजोर इस टाइप के। और ये वाले देखो, ये वाले ऐसे होते हैं कि कठोर होते हैं, देखो बिल्कुल तने सीधे हुए होंगे इनके, और लंबे भी होंगे, और अत्यधिक कठोर होगी, शाखाएं भी इनकी ज्यादा मजबूत होती है, क्योंकि वृक्ष घनत्व ज्यादा होने के कारण ये वृक्ष सीधे वृद्धि करते हैं भाई। अब 2 चीजें तो आपको याद हो गई होगी, देखो यहाँ पर मृस्थलीय कांटेदार वन यानी कि मृस्थलीय वन आ गया, और ये सदा बहार वन यानी कि इसको उष्णकटिबंधीय सदा हरित वन भी बोल दिया जाता है, अर्ध सदा हरित वन भी बोल दिया। 200 सेंटीमीटर यहाँ पर बरसात हुई, 2 चीजें याद हो गई। यहाँ पर वृक्ष की बात करें तो कौन से पाए जाते हैं, सदा बहार में। देखो सदा बहार वाले सदा हरे भरे रहते, कौन कौन से, रबड़ हो गया, मोहगनी होगी, रोजवुड हो गया, विशनकोना, एनी, केला भी होता है, होलक, साइडर, एबनी में तो सारे ही मतलब इंपॉर्टेंट। अगर बात करें तो मुख्य मुख्य तो रबड़ याद रख लेना, मोगनी, रोजवुड, केला, विष्णुकोना, ये रोजवुड ये थोड़े याद रख लेना, जैसे मैंने आगे लिख रखे हैं, जब आगे करेंगे पूरा विस्तार से भी लिख रखा है। अब देखो ये जो मैंने बीच में बना रखा सारा एरिया, सबसे ज्यादा आपको एरिया कौन सा दिख रहा है, देखो यहाँ पर तो इतना इलाका है इसमें, और इसमें इस तरह का थोड़ा थोड़ा इलाका है जो कि सदाबहार वन। अब ये वाला देखो मैंने ऑरेंज कलर में जो बना रखा है, सबसे ज्यादा आपको ये वाला इलाका नहीं लग रहा है, ये वाला तो इसमें है भाई उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इसको ही पतझड़ वन बोल देते हैं, पर्णपाती या पतझड़ वन, और इसको मानसूनी वन भी बोल दिया जाता है। पतझड़ वन नाम आ जाए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन आ जाए, मानसूनी वन आ जाए। तो यहाँ से ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है भी कौन से भारत के वो वन है जो सर्वाधिक जिनका विस्तार है, सबसे ज्यादा क्षेत्रों में विस्तृत है, तो ये वाले देखो सबसे ज्यादा क्षेत्र में कौन सा विस्तार किनका ही है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या पतझड़ वन। ऐसे ले लो, जो ऐसे आप याद रह जाएगा भी सबसे ज्यादा जो विस्तार है, पतझड़ से लो, पत्ते झड़ झड़ के पूरे एरिया में हो गए तो सबसे ज्यादा एरिया ये कवर कर लिया, ऐसे कनेक्ट करके याद कर लो। और इसका विस्तार देख लो कहाँ पर है भाई, इसका विस्तार सामान्यतः मध्य भारत के क्षेत्रों में ही है भाई, ये बीच में आ गया सारा का सारा एरिया। और इसके अतिरिक्त ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी पाए जाते हैं पतझड़ जो वन है, उष्णकटिबंधीय वन है। तो देखो ये वन सामान्यतः उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां इनके वर्षांत की बात करें, औसतन वर्षा देखो 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है, ये याद रख लेना। कई बार इससे भी ज्यादा 200 तक ही कहीं कहीं ऐसे आपको मिल जाएगा, पर 100 सेंटीमीटर आपको याद रखना है। और वर्षा के दौरान ये वन है ना जो पतझड़ या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जो वन है, वर्षा के दौरान हरे भरे रहते हैं, और इन्हें इसलिए मानसूनी वन भी नाम दे दिया जाता है, लिख लेना मानसूनी वन भी इनका नाम दे दिया जाता है। और ये जो इनके पतझड़ वाले होते हैं ना, ये मतलब इनके मध्य में से तने मोटाई वाले होंगे, थोड़े मोटे मोटे होंगे, मोटाई वाले होंगे, और ऊंचाई इनके जो ऊंचाई भी होती है इनकी, देखो सदाबहार वन तो पड़े थे बिल्कुल सीधे होते हैं ना, इनके मुकाबले में ये थोड़े कम सीधे होते हैं, मतलब कम सीधे, ये ज्यादा बिल्कुल सीधे होते हैं और कठोर भी होते हैं सदाबहार वन वाले, और इनके मुकाबले में ये थोड़े कम सीधे होते हैं। और भारत के अगर बात करें सर्वाधिक मात्रा में ये क्षेत्रफल में पाए जाने वाले जो वन है पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन है, इसको और क्या किस नाम से जाना जाता है, मानसूनी वन भी जाना जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना भाई। और यहाँ पर जो वृक्ष पाए जाते हैं वो कौन से पाए जाते हैं पतझड़ में, जो कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है या मानसूनी वन, जो भी बोला है, तीनों नाम याद रखना। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो देखो यहाँ पर औसतन वर्षा तो देखो 100 सेंटीमीटर से ज्यादा 200 तक भी हो सकती है। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं औसतन वर्षा 100 है, और वृक्ष की बात करें तो साल हो गया, सागवान हो गया, ऐसे लो यहाँ पर मतलब कवर भी ज्यादा कर रहा है, मतलब तो पीपल ऐसे लो, पीपल होता बड़ा होता पूरा कवर कर लेता है, तो पीपल ऐसे लो पतझड़ वाले में आ जाएगा, पीपल आ गया, सागवान आ गया, साल आ गया, पलास आ गया, शीशम आ गया, और चंदन, आंवला और महुआ, तेंदू, ये सारे इसमें आ जाते हैं।
तो आंवला का ऐसे ले लो, आंवला का पौधा पौधा बहुत काफी बड़ा होता है भाई, ऐसे लो ये कवर पूरे में से कर रखा है, पत्ते पतझड़ वाले उष्णकटिबंधीय पर्णपाती ये सारे इनमें आ जाती है। वैसे देखें तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन देखो ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो आर्द्र मानसूनी पर्णपाती और एक शुष्क मानसूनी पर्णपाती वन। जो आर्द्र मानसूनी पर्णपाती वन है, अगर यहाँ पर वर्षांत की बात करें तो 100 से 200 सेंटीमीटर, वैसे कुछ बुक में ये भी लिखा होगा पर आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हिसाब से देखें तो 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षांत। पर्णपाती और शुष्क मानसूनी पर्णपाती वन की बात करें तो यहाँ 120 से 200 सेंटीमीटर वर्षांत, और जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में ये लिख रखा है 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षांत। देखो अब बात करते हैं, अपना हो गया ये वाला भी हो गया, और अब अपने देख लेते हैं पर्वतीय वन या शंकुधारी वन। तो देखो मैंने कहाँ कहाँ भर रखा है, देखो जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ भर रखा है ब्लू कलर का, और फिर यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ सिक्किम है, देखो छोटा सा यहाँ पर सिक्किम है, तो सिक्किम में भी मैंने भर रखा है। तो ये जो ब्लू कलर में भरा हुआ है तो ये है पर्वतीय वन है भाई, शंकुधारी वन भी बोल देते हैं। जो देखो जम्मू एंड कश्मीर में आ गया, इधर छोटा सा सिक्किम ले लो, और अरुणाचल प्रदेश में ये यहाँ पर आते हैं। अगर बात करें तो इनकी ये वन देखो सामान्यतः तो वहीं पर पाए जाते हैं जहाँ पर देखो हिमालय पर्वत का भाई विस्तार हो, ठीक है ना। जैसे आ गया देखो जम्मू एंड कश्मीर आ गया, और हिमाचल प्रदेश आ जाता है, उत्तराखंड भी आ जाता है, सिक्किम आ गया। क्योंकि मैंने एक ही बात बोल दी कि सामान्यतः भारत के उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ हिमालय पर्वत का विस्तार हो, तो उत्तराखंड भी आ जाता है, हिमाचल प्रदेश भी आ जाता है, और जम्मू एंड कश्मीर आ गया। बाकी देख लो सिक्किम देख लो यहाँ पर, और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, थोड़ा असम भी देख लेना। वैसे मैं आगे इनको अच्छे से करवाऊंगी, मैंने लिख रखी है कि इनको आगे 3 भागों में बांटा गया है, जिससे कि एक शीतोष्ण कोणधारी शंकुधारी वन आ जाते हैं, इस प्रकार के 3 आ जाते हैं, जैसे अल्पाइन वन वगैरह, ये तीनों को अच्छे से आगे समझा दूंगी। अब कौन सा रह गया, देखो यहाँ पर ये आ गया, अब रह गया अपना मैंग्रोव वन। इसको ग्रान वन भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं ग्रान वन ये भी देखेंगे। तो ये देखो ये कहाँ पर है, ये देखो आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पर ये दिख रहा होगा, जो कि डेल्टाई वाला यानी कि कच्छ वन इस साइड में आता है भाई, देख लो मैंग्रोव वन। डेल्टा वाला, डेल्टा क्यों बनाती है, देखो डेल्टा की बात करें, डेल्टा कौन बनाती है, तो डेल्टा की बात करें तो सबसे मतलब ये बड़ा है भाई, सुंदरवन डेल्टा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक सुंदरी नामक पौधा पाया जाता है, तो ये सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा है, जो कि एक मैंने बताया था आपको जब नदियां करवाई थी उसमें बताया था, जो ब्रह्मपुत्र नदी है और गंगा नदी है उनके द्वारा ये लाया जाता है। तो ब्रह्मपुत्र और जो गंगा नदी उनके द्वारा ही ये बनाया जाता है डेल्टा। देखो जो सुंदरीवन डेल्टा है ना, ये अपने भारत में नहीं, या बात करें पूरे विश्व में ही भाई मतलब ये है, और बल्कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है, ये ध्यान रखना। और इनकी अगर खासियत की बात करें तो इनकी खासियत देखो मतलब एक तो होती है झाड़ूनुमा होती है, और एक दूसरे से नहीं, इनकी जो वो होती है ना पौधों की जो जड़ें होती है वो एक दूसरे से फंसी होती है, ये इनकी खासियत होती है। तो इसको क्या बोलते हैं, मैंग्रोव वन भी बोल देते हैं, ग्रान वन भी बोल देते हैं, जवारिया डेल्टाई कच्छ वन भी बोल देते हैं। तो देखो ये वन है ना, नदियाँ होती है ना, नदियों के द्वारा ही मतलब डेल्टाई क्षेत्र, एस्चुअरी क्षेत्र इनमें पाए जाते हैं, और मैंने बता दिया कौन सी नदियाँ ये बनाती हैं। और बात करें इसलिए इनको डेल्टाई वन कहते हैं। अगर बात करते हैं भी तो यहाँ पर पाए जाने वाले जो वृक्ष होते हैं ना, यहाँ मैंग्रोव वन ग्राम वन है, जो यहाँ पर डेल्टाई भाग में यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं उनमें, उन वृक्षों में समुद्री जो लवणता होती है ना उसको सहन करने में भाई वो बहुत ज़्यादा सक्षम भी होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, इसलिए इनका नाम ग्रान वन है, क्योंकि जो लवणता होती है ना उसको सहन कर लेते हैं, समुद्रों में जो लवणता होती है ना। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है, देखना किससे क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि 2022 में 2nd ग्रेड में पूछा गया है, कि जो ये वृक्ष है मैंग्रोव वन ग्रान वन, ये वृक्ष है ना, ये ज्वार भाटे के क्षेत्र में विकसित होते हैं। ये लाइन लिख लेना इंपॉर्टेंट है कि ये वन ज्वार भाटे के क्षेत्र में विकसित होते हैं, इसलिए इन्हें ज्वारीय वन भी कहा जाता है। वे ज्वारीय वन आगे लिख रखा है, बाकी यहाँ पर मोटा मोटा देख लिया। अब आगे पढ़ते हैं इनको। देखो इनको इम्पोर्टेंट फैक्ट को बाद में पढ़ते हैं, कि जो पढ़ा है ना वो सारी चीज़ें एक बार वो पढ़ लेते हैं। देखो मोटा मोटा अपने ये पढ़ लेते हैं कि अपने पढ़ के ये उष्णकटिबंधीय सदा हरित वन या अर्ध सदा हरित वन, मैंने बताया था ये कौन से वाले क्षेत्रों में, नीचे मैंने बताया था इतना थोड़ा सा दिखाया था इधर, यानी कि कौन कौन से थे। देखो वर्षा 200 सेंटीमीटर वाले क्षेत्रों में होती है। विस्तार इनका कोकण तट, केनरा तट, मालाबार, कोरोमंडल, अंडमान निकोबार द्वीप में, लक्षद्वीप, भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में पाया जाता है। मैं जल्दी जल्दी करवाऊंगी, अब मैं करवा दिया है क्योंकि ये देखो 2nd ग्रेड 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। वर्षा की मात्रा के कारण ही इनकी पत्तियां वर्ष भर हरी भरी रहती है, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। और वृक्ष देखो कौन से पाए जाते हैं, रबड़, मोगनी, रोजवुड, सिनकोना, एनी, एबनी, केला। फिर बात करते हैं पतझड़ या मानसूनी वन। तो पतझड़ या मानसूनी वन देखो बीच में मैंने बताया था आपको, इसको और किस नाम से जाना जाता है, इसका एक नाम उष्ण पर्णपाती वन भी लिख लेना, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भी लिख देती हूँ मैं।
ये लो। और ये मैंने बीच वाला जो एरिया था वहाँ पर दिखाए थे, पतझड़, मानसूनी, ये उष्णकटिबंधीय में बीच वाले में सबसे ज़्यादा था ना। तो देखो ये वन भारत के सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्रों में फैले हैं और सामान्यतः मध्य भारत के क्षेत्र में बीच वाले जो थे भाई। इसके अतिरिक्त अंडमान निकोबार द्वीप में पाए जाते हैं जहाँ औसतन वर्षा 100 सेंटीमीटर हो। और वृक्ष देखो साल, सागवान, पीपल, पलास, शीशम, चंदन, आंवला, महुआ, तेंदु, ये यहाँ के वृक्ष पाए जाते हैं। देखो मरुस्थलीय कांटेदार वन की बात करें तो भारत के उन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा अधिकतम 50 सेंटीमीटर होती है और वहाँ पर ये वन पाए जाते हैं। और मैंने बताया था मरुस्थल वाला उधर गुजरात आ गया, पंजाब आ गया, हरियाणा। तो देखो प्रमुख रूप से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के कुछ भागों में गुजरात तथा हॉकी स्टिक क्षेत्र भी आ जाता है। तने आकार में पतले, कमजोर व तिरछे होते हैं भाई और कमजोर होते हैं। और वृक्ष इनमें केर, खेजड़ी, खेर, बबूल, सेवण घास, दामन घास पाई जाती है। तो ये भी ध्यान रख लेना। तो यहाँ पर मैंने, ताकि आप लोगों को बोला हुआ याद न रहे थे इसलिए मैंने लिखा भी है। देखो आगे बात करते हैं पर्वतीय वन, इसको शंकुधारी वन भी बोलते हैं। ये वन सामान्यतः भारत के उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ देखो हिमाचल प्रदेश वाले में पाए जाएंगे, जो जिनका जम्मू एंड कश्मीर आ गया, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और असम, अरुणाचल प्रदेश, ये मैंने भर रखा था दोनों। अरुणाचल प्रदेश छोटा सा बीच में, इधर ये आ जाते हैं पर्वतीय वाले। आगे देखो इसमें किस चीज़ का क्वेश्चन मतलब किस प्रकार से आ जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बना गया है। अब देखो इसमें यहाँ से क्वेश्चन भी बन गया। देखो जो अपने बात करें पर्वतीय वन की, तो पर्वतीय वन की बात करें तो देखो ऊंचाई के आधार पर वनों को 3 भागों में बांटा गया। ये देखो भाई, एक तो उष्ण कटिबंधीय सदा हरित वन आ गया, फिर शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वन भी बोल देते हैं, फिर अल्पाइन वन। 3 भागों में बांटा गया है ऊंचाई के आधार पर जो पर्वतीय वन है। देखो इन पर्वतीय उष्ण कटिबंधीय सदा हरित जो वन है, देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि इनसे पूछ लिया गया ऊंचाई के बारे में। तो ये वन हिमालय में देखो 1500 मीटर ऊंचाई तक है भाई क्षेत्रों में पाया जाता है। ये 2022 में 2nd ग्रेड में ऐसे क्वेश्चन पूछा गया उष्ण कटिबंधीय सदा हरित वन से। तो यहाँ पर देखो ऊंचाई के आधार पर 3 बांट दिए गए, एक तो उष्ण कटिबंधीय सदा हरित वन, एक कोणधारी या शंकुधारी, एक अल्पाइन वन। तो इसकी जो ऊंचाई है उष्ण कटिबंधीय सदा हरित, इसकी 1500 याद रखना। और जो शंकुधारी या कोणधारी, इसकी 1500 से 3500 याद रखना, 1500 से 3500। फिर जो अल्पाइन वन है इसकी 3500 मीटर से भी अधिक क्षेत्रों में पाई जाती है। और थोड़े थोड़े इनके ये वृक्ष भी देख लो। जो उष्ण कटिबंधीय सदा हरित वन है जिसकी 1500 मीटर ऊंचाई तक है फैले, वो उनमें वृक्ष साल, ओक और चेस्टनट आ जाता है, साल, ओक ये आ जाते हैं इसमें। और जो कोणधारी शंकुधारी है इसमें वृक्ष देखो चीड़ आ गया, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना। शीतोष्ण शंकुधारी में जो 1500 से 3500 मीटर ऊंचाई पर पाए जाते हैं, कौन से? चीड़, देवदार, चिनार, स्प्रूस, विल्लो, रोडेल्ड्रोन ये। और जो अल्पाइन वन है ये 3500 से भी ऊपर अधिक पाए जाते हैं, जो कि जूनिफर और सिल्वर फर और ब्रुंजिए से इनके नाम है। अब रह गया मैग्रोव वन या ज्वार या डेल्टाई या कच्छ वन भी बोल देते हैं इसको। तो देखो इनकी अगर बात करते हैं, इसको ग्रान भी बोल देते हैं। ग्रान भी मैंने बताया था, ग्रान भी बोले जाते हैं। तो ग्रान वन भी इनका नाम है। ये वन नदियां डेल्टाई क्षेत्र, एस्चुरी क्षेत्र में पाए जाते हैं। और जो ब्रह्मपुत्र गंगा नदी है ना, उनके द्वारा ये मतलब डेल्टा है ये बनाया जाता है, मैं बताया था। और एक जो ब्रह्मपुत्र की एक और थी सहायक नदी और शायद थी, उसका भी थोड़ा सा मैं याद नहीं है अभी मेरे, वो भी शायद इसमें ही है। तो देखो ये वृक्ष समुद्री ज्वार, हाँ हुगली नदी का ध्यान रख लेना, हुगली नदी भी वो भी बनाती है। ये वृक्ष समुद्री ज्वार भाटे के क्षेत्र में विकसित होते हैं। तो जो मैग्रोव वन है ये देखो समुद्री, ये पूछा गया क्वेश्चन 2022 में ये कि ये इनको ज्वारीय वन क्यों कहते हैं मैग्रोव वन को, क्योंकि ये वृक्ष समुद्री ज्वार भाटे के क्षेत्रों में विकसित ज़्यादा होते हैं इसलिए। और मैग्रोव वन में देखो सुंदरी, कॉमीज, हैरिसेंस ये है। यहाँ से पूछ लिया गया 2022 में कि मैग्रोव वन के ये वृक्षों से पूछ लिया गया सुंदरी किस में आता है, तो मैग्रोव वन में आता है, हैरिसियंस, कॉमीज। और एक क्वेश्चन याद रखना ये पूछा गया इस प्रकार का कि वन अनुसंधान संस्थान देहरादून उत्तराखंड में, तो इम्पोर्टेंट है, सभी को पता भी होगा, 2010 में पूछा गया है। अब दोस्तों फटाफट इंपॉर्टेंट फैक्ट कर लेते हैं और सीधे सीधे यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको भी हल्के में मत लेना। देखो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान पूछ ले तो जिम कॉर्बेट भी भारत का पहला जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में। और भारत का अगर सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान पूछ ले तो हेमिस हाई जो कि लेह में है। और भारत का अगर सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान पूछे, छोटा है साउथ बटन जो कि अंडमान निकोबार में। तीनों याद कर लेना, पहला तो जिम कॉर्बेट और सबसे बड़ा हेमिस हाई। ऐसे लो हाई रहता है हेमिस हाई, तो सबसे बड़ा होगा भी हाई रहने वाला ले। और जो पहला है ऐसे लो जिम कॉर्बेट, पहले नंबर पे ऐसे लेना है, अभी जो जिम जाएगा बंदा पहले नंबर पे। ऐसे लो राष्ट्रीय उद्यान, प्रथम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो जिम जाएगा जो बंदा वो अच्छा रहेगा, पहले नंबर पे रहेगा ऐसे लो उत्तराखंड में। और सबसे छोटा देख लो साउथ बटन, बटन छोटा सा होता है ऐसे लो, बिल्कुल छोटा सा होता है, ऐसे याद रह जाएगा। आगे देखो किन वनों की वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, मैंने बताया था किन की होती है 200 सेंटीमीटर से। सदाबहार, जो सदाबहार हरे भरे रहते हैं उनकी होती है
आगे देखो देश का पहला चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया गया, तो चय से चिड़ियाघर, चय से चेन्नई में 1855 में, और सबसे बड़ा चिड़ियाघर कोलकाता में। देखो सबसे पहला चिड़ियाघर पूछा है यहाँ पर, पहला तो चेन्नई में और बड़ा कोलकाता में 1876 में। और रेल पटरी बिछाने के लिए अगर पूछ ले किन पेड़ों की आवश्यकता होती है, तो चीड़ के होते हैं ना वो, उनमें रेल पटरी बिछाने के लिए पेड़ों की आवश्यकता होती है, चीड़ के पेड़। आगे देखो भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं, सर्वाधिक क्षेत्र वाले मैंने एरिया वाले कौन से बताए थे, बीच में बताया था, बीच वाला एरिया सबसे ज्यादा था, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इसको पतझड़ भी बोल देते हैं। तो ये देखो दो भागों में विभाजित है, एक तो आर्द्र पर्णपाती वन, एक शुष्क पर्णपाती वन। तो देखो ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पतझड़ वन है, यहाँ पर वार्षिक वर्षा की बात करें 70 से 200 सेंटीमीटर, और जो अर्ध पर्णपाती है 100 से 200, और शुष्क पर्णपाती 70 से 100 सेंटीमीटर। आगे देखो तेंदू हो गया, प्लास हो गया, और अमलतास, बेल्ट, खेर, आकलवुड किन वनों में पाए जाते हैं, तो शुष्क पर्णपाती वन में आ जाते हैं, पतझड़ वाले में। और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना पूछ ले तो जैव विविधता प्राधिकरण की 2003 में चेन्नई में। और देखो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना याद रखना 2003 में। और अगर पूछ ले कि थामीन मृग परियोजना का संबंध किससे है, तो देखो पहले तो देखो थामीन जो मृग परियोजना है क्या चीज, ये थामीन मृग को बचाने के लिए परियोजना प्रारंभ की गई भी, थामीन मृग यानी जो मृग होते हैं ना उनको बचाने के लिए प्रारंभ 1977 में। तो ये मणिपुर राज्य में है अभी, तो संबंध कौन से राज्य से है, मणिपुर राज्य से। आगे देखो प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया, 1973 में किया गया अभी प्रोजेक्ट टाइगर। देखो जो 18वीं वन रिपोर्ट वाली है ना, मैं उसकी अलग से वीडियो लेकर आऊंगी, और इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए सारे वो भी लेके वहां से क्वेश्चन बनेंगे अपने, शायद उसके इसके बाद में 18वीं वन रिपोर्ट वाली ले आऊँ। तो देखो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च किया गया, इसका उद्देश्य बाघों की संख्या में हो रही कमी को रोकना है भाई। प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च 1973 में किया गया, इसका उद्देश्य क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर बाघों की जो संख्या है उसमें जो कमी हो रही थी उसको रोकना था। अगर पूछ ले भारत में नेशनल पूछ ले तो भाई 103 याद रखना, भारत में नेशनल पार्क कितने 103 है, और भारत में कुल वन्य प्राणी अभ्यारण्य 535 है। तो भारत में नेशनल पार्क कितने हैं, 103 है, और भारत में कुल वन्य प्राणी कितने हैं, 535 है। और भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना का वर्ष 1981। तो भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना का वर्ष इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूछा गया है शायद 1981 में, 1 जून 1981 को देहरादून में स्थापित किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखो वर्तमान में नीति के अनुसार कितना प्रतिशत, ये भी इंपॉर्टेंट है, वर्तमान में नीति के अनुसार कितना प्रतिशत वन से आच्छादित होना चाहिए, 33% होना चाहिए, ठीक है ना, और ये सभी को पता भी होगा। आगे देखो सागवान, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, ये सारे कुसुम से मलिए आते हैं अर्ध पर्णपाती वन में। और गिद्ध संरक्षण परियोजना कब शुरू की गई, 2006 में की गई गिद्ध संरक्षण परियोजना। तो अभी इतने से और है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आ जाते हैं। देखो अगर पूछा जाता है संयुक्त जैव विविधता दशक 2011-2020, अगर आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है भारत में, अगर भारत की वनस्पति से, तो आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा, ज़्यादा पढ़ने की फिर जरूरत भी नहीं। तो देखो संयुक्त जैव विविधता दशक 2011-2020 अभी संयुक्त जैव विविधता वाला दशक। और हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु कब घोषित किया गया, 2010 में किया गया, 22 अक्टूबर 2010 को हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया। तो सर्वाधिक हाथी कहाँ पाए जाते हैं, कर्नाटक में पाए जाते हैं, ये भी ध्यान रखना ना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे देखो राष्ट्रीय वन नीति 1952 में संशोधित किया गया वर्ष 1988 में, यानी कि राष्ट्रीय वन नीति 1952 में जो संशोधन किस वर्ष किया गया 1952 में, तो राष्ट्रीय वन नीति 1952 में 1988 में। आगे देखो भारत का सबसे अधिक क्षेत्रफल में कौन से पेड़ लगाए गए, लाख के लगाए गए, भारत के सबसे अधिक जो ज्यादा एरिया में लगाए गए वो लाख के लगाएंगे। विश्व में कुल उत्पादन का देख लो 70% भारत से उत्पादित होता है भाई, लाख कितना, भारत के विश्व के कुल उत्पादन का देख लो 70% भारत से ही उत्पादित होता है। आगे देखो प्रथम राष्ट्रीय वन नीति घोषित कब की गई, 1894 में जो प्रथम राष्ट्रीय वन नीति घोषित की गई। और टेगा वन मुख्यतः पाए जाते हैं, अगर क्वेश्चन आ जाता है तो देखो टेगा उत्तरी यूरेशिया तथा उत्तरी अमेरिका के पार्क प्रदेशों में, जो टुड्रा है ना इनमें पाए जाते हैं, और जो स्टेपीज है इनके मध्य में पाए जाते हैं। और कोणधारी वृक्षों वाले सदाबहार वन कहते हैं इनको, कोणधारी वृक्षों वाले सदाबहार वन भी कहते हैं। आगे देखो भाई गर्मी बहुत है, क्योंकि फैन अगर तेज चलाती हूँ तो फैन की आवाज आती है। शीतोष्ण घास तल, शीतोष्ण घास तल ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। तो शीतोष्ण घास तल कहाँ पाए जाते हैं, ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों के और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। और यहाँ छोटी एवं पौष्टिक घास होती है। और एक दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप टेलीग्राम का बार बार जैसे भी पूछते हो ना, तो
मैं एक-एक का कई बार रिप्लाई नहीं दे पाती, एक-एक को लिंक नहीं दे पाती, फिर भी देती हूँ। तो आप को मैं बता देती हूँ, स्टडी पॉइंट हब 1 नाम से टेलीग्राम है और वहाँ पर आपको व्यवस्थित रूप से सारी क्लासें मिल जाती है। मतलब आप यहाँ पर ढूँढते हो एक-एक क्लास आपको पता नहीं चलती। मैंने राजस्थान का भी करवा रखा है, हिस्ट्री का भी करवा रखा है, पॉलिटी मैंने लगभग सारी करवा दी है, कोई एक आधा टॉपिक बचा है वो भी करवा दूँगी। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। और फिर भी मैं, अगर आपको नहीं पता तो मैं इस वीडियो में नीचे लिंक डाल दूंगी। तो देखो, स्टेपीज प्रकार के घास स्थल पाए जाते हैं। स्टेपीज प्रकार के जो घास स्थल पाए जाते हैं ये शीतोष्ण कटिबंधीय, यानी कि ये भाई शीतोष्ण कटिबंधीय का घास स्थल है स्टेपीज। किसका शीतोष्ण कटिबंध का घास स्थल है? और ये पाए कहाँ जाते हैं? स्टेपीज प्रकार के घास स्थल मध्य एशिया में पाए जाते हैं। जब मैंने आपको एशिया करवाया था तो एशिया में आपको घासें भी बताई होगी, स्टेपीज घास पाई जाती है। और सवाना घास की बात करते हैं तो सवाना घास किस प्रकार की घास है? तो ये भाई उष्ण कटिबंधीय घास स्थल है। देखो, स्टेपीज तो है शीतोष्ण कटिबंधीय और सवाना है उष्ण कटिबंधीय, और सवाना अफ्रीका में पाया जाता है, फ्री का सवाना, ठीक है ना, इसे ले लेना चाहिए। और स्टेपीज एशिया में। तो दोस्तों, आज अपना ये वाला टॉपिक भी हो जाता है कंप्लीट। तो मैं अब देखती हूँ, या तो मैं 18वीं वन रिपोर्ट के पहले ले आऊँ या उसके बाद में देखते हैं अपने राष्ट्रपति वाला टॉपिक लेते हैं कि क्या लेते हैं।